वेलकम टू द लास्ट टॉपिक ऑफ डेली स्कैन, जहां पर अपन साइप्रस से रिलेटेड कुछ पेपर रिलीज हुए हैं विच इज नोन एज साइप्रस कॉन्फिडेंशियल। ये एक इंटरनेशनल इन्वेस्टिगेशन कैरी ऑन की गई थी, उसके बाद कुछ रिवेलिंग डॉक्यूमेंट्स रिलीज हुए थे। ये उन्हीं ऑर्गेनाइजेशन ICIAG, इंटरनेशनल कंसोर्टियम इन्वेस्टिगेशन जर्नलिस्ट, ICIG, ये उन्हीं जर्नलिस्ट हैं जिन्होंने पनामा पेपर लीक्स के डॉक्यूमेंट्स को सामने लाया था। ये ग्रुप ऑफ जर्नलिस्ट हैं जो ऑफशोर हेवन्स, जो टैक्स हेवन है, उनके डॉक्यूमेंट्स को अलग अलग सोर्सेस से इन्वेस्टिगेट करते हैं। इन इन्वेस्टिगेशन में भी बहुत ही रिवेलिंग डॉक्यूमेंट सामने ट्रुथ्स आए हैं। अब दिस इन्वेस्टिगेशन इज अबाउट अ कंट्री साइप्रस। अब यदि आप देखेंगे, मेडिटेरेनियन सी में एक बहुत छोटा सा आइलैंड कंट्री है, दैट इज साइप्रस, जिसका कैपिटल है निकोसिया। ये कंट्री एक टैक्स हेवन है। टैक्स हेवन क्या होता है अपन डिटेल में पढ़ेंगे। इसकी इन्वेस्टिगेशन में कुछ बहुत ही रिवेलिंग शॉक्स पता चले हैं। जैसे बहुत सारी कंट्रीज के रिच एंड लोगों ने साइप्रस में पैसा भेजा और उसको यहां सीक्रेटली स्टोर किया है। कई बार यहां से अपनी ही कंट्री या दूसरी कंट्री में FDI के लिए यूज करते हैं। तो ऐसा क्यों किया जाता है, इसको आज अपन समझेंगे। तो सबसे पहले कुछ स्पेसिफिक इश्यूज जिसकी वजह से साइप्रस को प्रेफर किया गया इंडियंस या ग्लोबली, वो सबसे पहले ये है कि ये एक टैक्स हेवन है। ठीक है, इसमें एक पर्टिकुलर स्कीम थी, गोल्डन पासपोर्ट स्कीम। सिंपल सी बात ऐसा है कि आप मेरी कंट्री में आओ, एक सर्टेन अमाउंट से ऊपर यहां पर पैसा इन्वेस्ट करो, मैं आपको उसके बदले में सिटीजनशिप दे रहा हूं। आई विल शील्ड यू फ्रॉम प्रोटेक्शन, मैं आपका डेटा आपकी कंट्री या किसी और कंट्री को नहीं दूंगा, बदले में आप हमें पैसा दो। ऐसी ही एक स्कीम थी गोल्डन पासपोर्ट स्कीम। इसके अलावा एक मेजर जो इशू आता है वो है कितना टैक्स लगेगा। तो फॉर एग्जांपल इंडिया जैसी कंट्रीज में 15 to 25% टैक्स, कॉर्पोरेट टैक्स तो 22 से 25% के बीच में है। इंडिविजुअल इनकम टैक्स भी हायर एंड में है। इन कंट्रीज में 2% से नीचे टैक्स होता है। तो जितने भी रईस लोग हैं यहां पर जाके अपने टैक्स को बचाने के लिए ट्राई करते हैं। दिस इज व्हाट इज द सिनेरियो। अब यदि अपन देखें, साइप्रस भी एक ऐसा ही टैक्स हेवन है, बहुत सारे एडवांटेजेस प्रोवाइड करता था, जिसकी वजह से ये एक लोगों को ग्लोबली अपने तौर पर अट्रैक्ट किया। जैसे सिंपल सी बात है, यदि कोई ऑफशोर कंपनी है और उसने अपनी ब्रांच सिप्रस में खोली, साइप्रस में आके खोली, तो उनको नॉमिनल 4%, 4.25% का टैक्स लगेगा। और यदि बिना ब्रांच खोले आप ऑपरेट कर रहे हो ऑफशोर कंपनी, देन आपको कोई भी टैक्स नहीं लगेगा। यदि ऑफशोर कंपनी के कोई एम्प्लॉइज हैं तो उनको कोई भी इंपोर्ट ड्यूटी नहीं देनी पड़ेगी कोई भी सामान खरीदने में, चाहे वो हाउस होल्ड के हों चाहे कार हो। मतलब कि आप सोचो, कोई रईस आदमी जाएगा यहां पर, ऑफशोर कंपनी सेटअप करेगा और यहां पर महंगी महंगी कारें इंपोर्ट कर सकता है एट 0 इंपोर्ट ड्यूटी, और हाई फाई लग्जूरियस लाइफ जी सकता है। ठीक है, इसके अलावा भी कोई भी यदि प्रॉपर्टी ट्रांसफर है तो उसमें चार्ज नहीं लगेगा। यदि आपने कोई प्रॉपर्टी इनहेरिट की अपने फादर से या मदर से, उसमें कोई इनहेरिटेंस टैक्स नहीं लगेगा, कैपिटल गेन्स टैक्स नहीं लगेगा। सिंपल सी बात है। मतलब कि इन शॉर्ट बहुत सारे टैक्स एडवांटेज दिए, जिसकी वजह से रईस लोग वहां जाके टैक्स बचाने के चक्कर में अपने फर्म्स को स्टैब्लिश किए। इट इज एज सिंपल एज दैट। लेकिन इन सब के बाद एक सबसे इंपॉर्टेंट एडवांटेज होता है, वो होता है एनोनिमिटी। मतलब किसने कितना टैक्स दिया, जमा किया, कितना पैसा जमा किया यहां पर, ये आपकी कंट्री को नहीं बताएंगे। दिस प्लस लैक्स रूल्स, जो रूल्स हैं बहुत ज्यादा ढीले ढाले हैं, जिसकी वजह से आपको पनिश नहीं किया जाएगा यदि आप हमारी कंट्री में आते हो। दिस इज द मोटो ऑफ एनी टैक्स हेवन। आओ हमारी कंट्री में इन्वेस्ट करो, हम आपको प्रोटेक्ट करेंगे, आपसे टैक्स कम से कम लेंगे और आपके डेटा को शेयर नहीं करेंगे। दैट इज व्हाट इज टैक्स हेवन अबाउट। तो इंडिया ने क्यों चूज किया? क्योंकि सिंपल सी बात है, यहां पर यदि आप साइप्रस में देखोगे तो काम करने के लिए क्या होगा, ऑफशोर कंपनी बनानी पड़ेगी। यहां पर ऑफशोर कंपनी बनाना लीगल है, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। इसके बाद इंडिया का
साइप्रस के साथ डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस एग्रीमेंट है। मतलब कि ऐसा होता है, दिस इज इंडिया एंड दिस इज साइप्रस। यदि साइप्रस ने एक बार सर्टिफिकेट दे दी कि यहां पर टैक्स इस कंपनी का इस ऑपरेशन के लिए, इस स्टेप के लिए लग चुका है, तो इंडिया का, बिकॉज उसके साथ एग्रीमेंट है, तो इंडिया उस पार्ट में टैक्स नहीं ले पाएगा। सिमिलरली यदि इंडिया में टैक्स लग गया है तो साइप्रस उस चीज का टैक्स नहीं लेगा। तो बड़ी बड़ी कंपनीज क्या करेंगी, दे विल रीलोकेट देयर ऑपरेशंस इन साइप्रस, बिकॉज साइप्रस में जो टैक्स रेट है अपन ने देखा बहुत कम है। यदि आप वहां पर बेस्ड हो 4.2%, नहीं बेस्ड हो तो 0%, तो इनको सर्टिफिकेट मिल जाएगी टैक्सेशन की, और फिर इंडिया में उन्हें टैक्स नहीं देना पड़ेगा। तो आप समझ रहे हो इंडिया को कितना ज्यादा टैक्स का लॉस हुआ। दिस इज वन मेजर इशू। द थर्ड पॉइंट इज रेगुलेटरी ओवरसाइट बहुत ज्यादा कम होगी। ठीक है, और यदि अपन देखें तो सेक्रेसी लॉस, उनकी आइडेंटिटी और पैसे को छुपाने के लिए हर मदद की जाएगी। तो इसी वजह से इंडियंस लोगों ने भर भर के पैसा साइप्रस में भेजा, और सिर्फ साइप्रस नहीं, अदर टैक्स हेवंस जैसे कि है मॉरिशियस, जैसे कि है बहामास, जैसे कि है अभी जो अपन ने किया पनामा भी एक है, तो इन सब में भर भर के भेजा, और यहीं से प्रॉब्लम आती है। तो अब हुआ क्या, इंडिया का डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस एग्रीमेंट था, तो जब 2013 में साइन हुआ, उसके पहले 2013 के पहले जब था साइन हुआ, तब डबल टैक्स अवॉइडेंस एग्रीमेंट का लोग कंपनीज ने भर भर के यूज किया, तो क्या होगा, इंडिया को लॉस होगा। तो इंडिया ने कैपिटल गेन्स टैक्स नहीं लगा पाया, दिस इज द इशू, क्योंकि साइप्रस में कोई भी कैपिटल गेन्स टैक्स नहीं था। मात्र एक छोटा सा चीज लगता था, वो है विथ होल्डिंग टैक्स। विथ होल्डिंग टैक्स ऐसा होता है, सपोज ये कंट्री ए है और ये कंट्री बी है। नाउ बी इज इंडिया एंड ए इज साइप्रस। जब इंडिया से साइप्रस पैसा जाएगा तो एक छोटा सा अमाउंट, इन दिस केस 4.5% को इंडिया विथहोल्ड कर लेगा। तो जैसे 100 रुपए यहां भेजना है तो 4.5 रुपीस इंडिया ने विथहोल्ड कर लिया। अब यहां 100 माइनस 4.5 इज द अमाउंट जो साइप्रस में भेजा जाएगा। तो द अमाउंट विथहेल्ड इज नोन एज द विथहोल्डिंग टैक्स। इट इज एज सिंपल एज। तो 2013 के पहले कंपनीज ने भर भर के कैपिटल गेन्स टैक्स को बचाया, क्योंकि इंडिया की जो डबल टैक्स एग्रीमेंट था उसका यूटिलाइज किया। फिर इंडिया को समझ में आ गया कि भैया इससे बहुत नुकसान हो रहा है, तो 2013 से इंडिया ने क्या किया, एक टर्म लाया एनजीए। ठीक है, नोटिफाइड जुरिसडिक्शनल एरिया। ये इनकम टैक्स एक्ट में इसे इनकॉर्पोरेट किया गया। अब इसने साइप्रस को एक एनजीए एरिया डिक्लेयर कर दिया। एनजीए एरिया ये होता है कि इंडियन अथॉरिटी ने इस एरिया से, इन दिस केस साइप्रस से, कुछ टैक्स रिलेटेड इंफॉर्मेशन मांगी, लेकिन साइप्रस हमारे साथ, इंडियन अथॉरिटीज के साथ कोऑपरेट नहीं कर रहा है, बिकॉज उन्हें सीक्रेसी है उनमें, तभी तो लोग आएंगे, कोऑपरेट नहीं कर रहा है। तो इंडिया ने क्या किया, एनजेए डिक्लेयर कर दिया। इसका कंसिक्वेंस क्या हुआ कि जो विथ होल्डिंग टैक्स है इफेक्टिवली बढ़ गया, 4.5% से 30% बढ़ गया। दिस इज वन मेजर इशू। तो अब यदि 100 रुपए भेजेंगे तो यहां पर कितना बचेगा, यहां पर 30 रुपीज कट जाएगा, और यहां पे केवल 100 माइनस 30 70 ही पहुंचेगा। एक तरीके का टैक्स हो गया। दिस इज व्हाट हैपेंड सिंस 2013। उसके बाद 2016 में क्या हुआ, इंडिया ने समझ गया। 2016 वो दौर था जब इंडिया अपनी डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस ट्रीटी जो है वो सबके साथ रिवाइज करने लगा। इस दौर के समय में क्या हुआ, इंडिया ने एक रिवाइज्ड डीटीएए साइन करी साइप्रस के साथ, मॉरिशस के साथ भी साइन इसी समय की थी। इस ट्रीटी के हिसाब से जो एनजेए डेजिग्नेट किया था यहां पर, उसे कैंसिल कर दिया। अब कोई एनजीए नहीं है। लेकिन इसके बदले में क्या हुआ, एक नई ट्रीटी साइन अप हुई। इस ट्रीटी में क्या बोला गया कि दो मेजर क्लॉजेस चेंज किए गए। एक सबसे पहला ये था, सोर्स बेस्ड टैक्सेशन ऑफ कैपिटल गेन्स। मतलब कि यदि कोई भी कैपिटल गेन्स होता है आपके में फ्रॉम एलियनेशन ऑफ शेयर्स, वो सब कैपिटल गेन्स में इंडिया दिया जाएगा। मतलब कि जैसे ये है साइप्रस, यहां पर किसी ने 100 रुपए इन्वेस्ट किया,
ये 100 रुपए बढ़ के फ्यूचर में 300 हो गया, मतलब कि यहां पर कैपिटल गेन हुआ। कैपिटल गेन कितने का हुआ? 200 का कैपिटल गेन हुआ। तो इंडिया वुड, और अब यहां पर जो गेन हुआ यहां पर नहीं बेचेगा। जब एलियनेशन ऑफ शेयर, एलियनेशन ऑफ शेयर कुछ नहीं है, टेक्निकल टर्म है, बट इसका सिंपल शब्दों में मन है सेलिंग द स्टेक। तो जब लेट से कोई भी प्रॉपर्टी मैं लिया, पहले 100 रुपए की थी, 300 रुपए की हो गई, तो मेरा कैपिटल गेन्स कितना हुआ? 200 रुपए। जब मैं इसको सेल किया तो ये 200 रुपए में जो कैपिटल गेन्स टैक्स लगेगा वो मुझे इंडिया में भरना पड़ेगा। मतलब कि जो डबल टैक्स अवॉइडेंस एग्रीमेंट का कंपनीज भर भर के यूज कर रही थी, अब उसका एक लिमिटेशंस आ गई। दिस इज वन मेजर इशू। एक किया गया वो है ग्रैंड फादरिंग क्लॉज। अब इसका मतलब सिंपल ऐसा होता है, कोई भी नए रूल्स आए तो आप साइप्रस क्यों एग्री करेगा इसमें? उनको तो नुकसान हो रहा है। तो उन्हें उनके एडवांटेज के लिए इंडिया ने बोला अच्छा भैया एक काम करो, अब क्या करना, जितने भी नए इन्वेस्टमेंट होंगे इस डेट के बाद से उनमें ये कंडीशन अप्लाई करना। पुराने जो 2016 के पहले जो इन्वेस्टमेंट हुए होंगे उनसे तुम टैक्स मत लेना और हमें मत देना। आगे के जितने भी होंगे इस डेट में यहां पर तुम्हें टैक्स देना पड़ेगा। इसको बोलते हैं ग्रैंड फादरिंग क्लॉज। तो ये साइप्रस ताकि अपने लॉस को मेंटेन कर सके, जो रईस ऑलरेडी भाग चुके हैं उनकी सीक्रेसी को प्रोटेक्ट कर लिए, इसलिए ये कॉम्प्रोमाइज इंडियन गवर्नमेंट को करना पड़ता है, तभी तो ट्रीटी साइन होगी। अब इसी वजह से आप देखोगे 66 इंडियंस ने, देखा गया एक स्टडी जो अभी लीक हुई उसमें पाया गया उन्होंने साइप्रस की नेशनैलिटी एक्वायर की है, जिसमें से गौतम अदानी के बड़े भाई, कुछ रियल स्टेट एजेंट और कुछ फेमस बिजनेसमैन मौजूद हैं। क्यों? क्योंकि अपन ने देखा गोल्डन वीजा होता है जिसका फायदा उठा के ये सिटीजनशिप एक्वायर कर लेते हैं। अब अपन बात करेंगे एक टॉपिक का, टैक्स हेवन की। ये GS3 के पेपर में बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज वी आर डीलिंग विद दिस, इसलिए अपन टैक्स हेवन की बात करेंगे। टैक्स हेवन क्या होता है? एक छोटा सा, एक ऐसा एरिया, वो एरिया एक छोटा सा स्टेट हो सकता है, वो कंट्री हो सकती है, या कोई भी एक छोटा सा टैक्सेबल जुरिस्डिक्शन, रेवेन्यू जुरिस्डिक्शन हो सकता है, जहां पर टैक्स रेट बहुत कम है। नॉर्मली इस रेंज में होता है, 2% से कम ही होता है। OECD जो यूरोप का ऑर्गेनाइजेशन है, उन्होंने कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स डिफाइन की है जो अपन ऑलरेडी देख चुके हैं कि नॉमिनल टैक्स रेट, ट्रांसपेरेंसी नहीं होगी, लॉस और एडमिनिस्ट्रेटिव प्रैक्टिसेस ऐसी होंगी जो सीक्रेसी को प्रमोट करें ताकि उनकी डिटेल्स, जो पैसा जमा करें उनकी डिटेल्स बाहर नहीं आए। एब्सेंस ऑफ रिक्वायरमेंट दैट एक्टिविटी बी सब्सटैंशियल, मतलब कि नॉर्मली कंपनी ऐसा ही सिंपल फर्जी कंपनी स्टैब्लिश कर दिए, इनको बोलते हैं शेल कंपनी। ये कोई बिजनेस नहीं कर रही है, बस इनको सिप्रस में सेटअप किया गया ताकि इंडिया से यहां पैसा भेजा गया और ये इसे रूट करके वापस भेज दें। इनका कुछ काम नहीं है, बस ये पैसा लेन देन का काम करें। तो एब्सेंस ऑफ रिक्वायरमेंट दैट द एक्टिविटी बी सब्सटैंशियल, फर्जी कंपनीज जिनको शेल कंपनीज बोलते हैं उनको फॉर्म करने की लीगल परमिशन। ठीक है, अब कैसे ये टैक्स हेवन काम करते हैं इसके बारे में जल्दी से पढ़ लेते हैं। सबसे पहले आता है ऑफशोर अकाउंट। देखा अपन ने, दिस इज साइप्रस, दिस इज इंडिया। यहां के जो बंदे हैं वो यहां पर आके अपना अकाउंट खोल सकते हैं। दिस वुड बी एन ऑफशोर अकाउंट फॉर साइप्रस, तभी तो पैसा ट्रांसफर करेंगे। नेक्स्ट आता है शेल कंपनीज, भी अपन ने देख लिया। यहां की जो कंपनी रहेगी वहां यहां पर एक कंपनी खोलेगी जिसका मेजर काम क्या है, ये कुछ भी वर्क नहीं कर रही है, केवल और केवल पैसे की लेन देन कर रही है, केवल जिसका मेजर पर्पस है टैक्स बचाना, ब्लैक मनी को व्हाइट मनी करना और इस तरीके से वापस पैसे को यूज कर लेना। तो ऐसी फर्जी कंपनी को बोला जाता है शेल कंपनी। नेक्स्ट अपन देखते हैं ट्रांसफर प्राइसिंग। अब ये क्या होता है इसके बारे में अपन समझते हैं। अब होता क्या है कि सपोज दो जुरिस्डिक्शन है, ये इंडिया है, ये साइप्रस है। यहां पर एक कंपनी काम कर रही है, लेट्स से कोका कोला। ठीक है, यहां पर भी कोका कोला काम कर रही है। अब कोका कोला ने क्या किया, इस एरिया में जो इंग्रेडिएंट रहता है, लेट्स से सिरप है, सिरप बेचना था, उनका मेन मैन्युफैक्चरिंग है सिप्रस में। ठीक है, तो उन्होंने क्या किया, सिरप को उठा के सिप्रस में बेच दिया और इसकी प्राइस लेटस से लगनी थी 100 रुपए। ठीक है,
और इन्होंने यहां पर बेचा 500 रुपए में। ठीक है, क्यों बेचा? ताकि इनको टैक्स ना देना पड़े। तो इन्होंने अपने बिल को ओवर इन्फ्लेट कर दिया और यहां पर अंडर इन्फ्लेट किया, क्योंकि इंडिया में जो है टैक्स ज्यादा है, वहां पे टैक्स कम है। और फिर 500 की प्राइस को जब वापस कोको कोला जो मान लो 1000 रुपए में बिकता, उसे इन लोगों ने क्या किया, रेट को इधर करके बेच दिया। तो मतलब कि हुआ क्या, इन लोगों ने विद इन द जुरिस्डिक्शन गुड्स को ऐसे ट्रांसफर किया, ऐसे ओवर बिलिंग या अंडर बिलिंग की, जिससे इनका टैक्स कम हो जाए। तो कोको कोला ने अपनी सब्सिडियरी ऑर्गेनाइजेशन को ओवर इन्फ्लेट या अंडर इन्फ्लेट करके बेचा, इसको बोलते हैं ट्रांसफर प्राइसिंग, ताकि उनको टैक्स कम से कम देना पड़े। ठीक है, नेक्स्ट आता है डबल टैक्सेशन ट्रीटीज, अपन ने देख लिया। और लास्ट होता है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी शिफ्टिंग, मतलब कि मेरी कोई, अगेन मैं क्या करूंगा, अपनी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, लेट्स से मेरे पास एक पैटेंट है, मैंने पैटेंट को यहां की जो कंपनी है ए में बेच दिया। इससे होता क्या है कि मैं इनको बहुत सीवियर रॉयल्टी दे दिया। तो मैं अपना दिखाया कि मेरा यहां पर काम ज्यादा हो रहा है, इसकी वजह से मुझे यहां पर जो है ज्यादा से ज्यादा एक्सपेंडिचर देना पड़ा है, और यहां पर टैक्स है नहीं। तो नेट जो बेनिफिट हो रहा है, ठीक है, नेट बेनिफिट यदि देखा जाए तो ये बोलेंगे कि हमारा नेट बेनिफिट आपके जुरिस्डिक्शन में बहुत कम हो रहा है, इंडिया के जुरिस्डिक्शन में, इसलिए आपको टैक्स हम कम देंगे। तो बहुत अलग अलग स्ट्रैटेजीज है। आसान भाषा में ये सारी की सारी ऐसी स्ट्रैटेजीज हैं जिसको यूज करके कंपनीज को टैक्स कम देना पड़ता है। बड़े बड़े लोग अपने ब्लैक मनी को व्हाइट मनी में ट्रांसफर करते हैं और इनके प्रॉपर्टीज को यूज करके ये ऐसे फायदे में आते हैं। ठीक है, अब इससे होता क्या है, इससे जो कंट्रीज हैं उनको बहुत घाटा होता है। सिंपल घाटा, सबसे पहले टैक्स कम मिलेगा तो होगा क्या, जो कंपनीज ने बचाया वो देश ने गवाया। तो ये माना जाता है ग्लोबली 600 बिलियन केवल कॉर्पोरेट टैक्स में गवर्नमेंट को नुकसान हो रहा है। केवल इंडिया नहीं, ग्लोबली ये बात कर रहे हैं। ठीक है, उसके बाद अब यदि टैक्स सिस्टम में एक हायर अर्निंग मेंबर टैक्स से बच जाता है तो इसका बर्डन किस पे आएगा, जो दूसरे टैक्स पेयर्स हैं उनके ऊपर बर्डन आएगा, क्योंकि सरकार तो चलना है तो इनकी टैक्स रेट को बढ़ा दिया जाएगा। दिस वुड बी द बर्डन। तो जो ऑनेस्ट लोग हैं वो जो टैक्स भरते हैं उनको इस बात का भुगतना पड़ता है। इसके बाद ब्लैक मनी प्रमोट होता है, करप्ट प्रैक्टिसेस प्रमोट होती हैं, सरकार को अलग अलग स्टेप्स लेना पड़ता है इससे बचने के लिए। तो एडमिनिस्ट्रेटिव बर्डन है और इनकम इनइक्वालिटी और बढ़ है, क्योंकि रिच आर गेटिंग रिचर, पुअर आर गेटिंग पुअरर। दिस इज व्हाट इट इज। ठीक है, अब इसके लिए कुछ रेगुलेटरी स्टेप्स किए गए हैं, दैट इज व्हाट इज वेरी इंपॉर्टेंट। जैसे सबसे पहले है बेप्स एक्शन प्लान। बेप्स मतलब होता है बेस इरोजन एंड प्रॉफिट शिफ्टिंग। ये यूरोप का ओईसीडी ऑर्गेनाइजेशन ने किया था, एक प्लान बनाया था जिसके अंदर यदि कोई ऑर्गेनाइजेशंस इस तरीके के क्रैक वर्क को सपोर्ट कर रही हैं तो कैसे उसे फॉरगो किया जा सकता है, कैसे उसे प्रिवेंट किया जा सकता है, ये एजेंडा में है। तो इसमें कुछ गाइडलाइंस हैं जो कंट्रीज को दी गई है कि आप इस प्रैक्टिसेस से बचने के लिए क्या कर सकते हो, और टैक्स हेवेंस के अगेंस्ट कुछ रेगुलेटरी एक्शन की बात की गई है। नेक्स्ट है इक्वलाइजेशन लेवी। ये क्या होता है, सिंपल सा इंडिया ने इंट्रोड्यूस किया था 2016 में कि हम कुछ छोटा सा टैक्स लगा देंगे उन कंट्री का जो सब्सटैंशियल ऑपरेशन इंडिया में अर्न करती हैं लेकिन वो हमारे यहां बेस्ड नहीं है। फॉर एग्जाम्पल यदि आप समझोगे तो नेटफ्लिक्स है, इंडिया से सब्सक्रिप्शन का पैसा अर्न कर रही है, लेकिन क्या ये इंडिया बेस्ड है? नहीं है। तो पहले नेटफ्लिक्स बोलती थी कि हम टैक्स नहीं देंगे, अब इनको इक्वलाइजेशन लेवी के अंदर 6% इक्वलाइजेशन लेवी इंपोज कर दिया गया, तो इनको भी अपने प्रॉफिट में इतना परसेंट देना पड़ेगा। ठीक है, इसके अलावा इंडिया ने TIEA टैक्स एक्सचेंज एग्रीमेंट, टैक्स इंफॉर्मेशन एक्सचेंज एग्रीमेंट कई कंट्री के साथ साइन किया है, जैसे कि बहामास, बर्म्यूडा, लाइबेरिया। इनके साथ क्या होगा, जो भी क्रिमिनल्स हैं जिनके ऊपर सिविल या फिर क्रिमिनल एक्ट चल रहा है टैक्स की चोरी से रिलेटेड या अदर क्रिमिनल चार्जेस से, तो इन कंट्रीज से यदि इंडिया इंफॉर्मेशन ऑब्टेन करती है तो उन्हें उनको इंफॉर्मेशन को प्रोवाइड करना होगा।
दैट इज हाउ। इसके बाद आता है जनरल एंटी अवॉइडेंस एग्रीमेंट। इसमें क्या बोला गया है, यदि कभी भी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ये पाता है कि भैया जो आपका ऑपरेशन कैरी किया गया है उसका कोई भी ग्राउंड उद्देश्य नहीं है, बस एक उद्देश्य है कि आपको टैक्स कम देना है, तो उस कंडीशन में इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के पास राइट रहेगी कि आपसे टैक्स वसूल कर सके। दिस इज द जनरल मीनिंग ऑफ गार रूल। ये 2012 में इसे लाया गया था, फिर इसे लेट इंप्लीमेंट करते करते 2017 हो गया, 2017-18 में इसे स्टार्ट किया गया है। फिर ट्रीटी शॉपिंग, ट्रीटी शॉपिंग में भी ऐसा ही प्रोविजन है कि यदि इंडियन गवर्नमेंट पाती है कि कोई थर्ड कंट्री ऐसे मतलब कि ये ए कंट्री है, ये बी कंट्री है, इन दोनों के बीच में DTAA है, तो अब किसी थर्ड कंट्री ने क्या किया, ए में इन्वेस्ट किया ताकि वो ए से बी में ला सके, क्योंकि इन्हें टैक्स नहीं देना पड़ा, तो ऐसा कोई ट्रीटी का गलत उपयोग करके इंडिया में पैसा लाता है तो इंडिया के पास राइट है उसके ऊपर टैक्स इंपोज करने की। दिस आर सम ऑफ द इंपॉर्टेंट स्टेप्स जो किया गया है। इसके अलावा 2022 में एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट इंपोज किया गया, वो है ग्लोबल मिनिमम टैक्स। ये G7 कंट्रीज ने इंपोज किया था, जिसे लेटर ऑन G20 ने अप्रूव करा है। ये कुछ समय बाद इंप्लीमेंट होगा। इसमें दो मेजर पिलर्स हैं। पिलर 1 ये बोलता है कि भैया जो मोस्ट प्रॉफिटेबल MNC हैं उनको 20%, जो 20% से ज्यादा प्रॉफिट कमा रही हैं, उनको अपना जो परसेंट है, कुछ सर्टेन परसेंटेज जैसा नेगोशिएट होगा, टैक्स में भरना है जहां से कमा रही है। जैसे अपन ने देखा नेटफ्लिक्स कहां मेजर बिजनेस कर रही है, इंडिया में, तो एक सब्सटैंशियल प्रॉफिट के ऊपर यदि इंडिया से कमा रही है तो इंडिया में उसे टैक्स भरना पड़ेगा। दिस इज द पिलर नंबर 1। सेकेंड पिलर जो है वो ये है कि दैट इज ग्लोबल मिनिमम कॉर्पोरेट टैक्स। तो दुनिया भर में अपन, यहां पर बात हो रही है 15% टैक्स ग्लोबली इंपोज कर दें, चाहे वो कंपनी इंडिया में ऑपरेट करे, चाहे वो कंपनी साइप्रस में ऑपरेट करे या यूएस में। होगा क्या इससे, यदि 15% हो जाएगा तो टैक्स हेवन लोग जाएंगे क्या, नहीं जाएंगे। दिस इज वन ऑफ द इशू। साथ ही साथ ग्लोबली जो फाइट होती है कि हम टुवर्ड्स द लो टैक्स रेट में जाएं, कंपनीज ऐसे कंट्रीज को खोजते रहते हैं जहां मिनिमम टैक्स हो, उनके लिए कॉम्पीट करते रहते हैं, तो वो कंपटीशन भी खत्म होगा। इससे एक कंपटीशन लेवल इक्वल होगा और जहां पर बेस्ट सुविधाएं मिलेगी वहां पर कंपनीज अपना प्रोडक्शन हाउस चूज करेंगी। तो इससे माना जा रहा है कंट्रीज लाइक इंडिया कुड गेट सीवियरली बेनिफिटेड। क्यों, क्योंकि टैक्स हेवन जो है वहां पे कंट्रीज नहीं जाएंगी, टैक्स रेट वहां पर भी मिनिमम 15% होगा, और इंडिया में 15% से ऑलरेडी ऊपर टैक्स रेट है, तो इंडिया जैसी कंट्रीज को फायदा मिलेगा। ठीक है, दैट्स ऑल फॉर दिस टॉपिक। दिस वाज अ लेंथी टॉपिक, थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स टॉपिक है, बट आई हैव ट्राइड टू डिकोड इट इन वेरी सिंपल टर्म्स। आई होप यू लाइक्ड इट। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।